आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है सेल, जो कि आपका क्लास 9 में चैप्टर नंबर 5 है। तो चलिए इस चैप्टर 5 को थोड़ा सा डीपली देखते हैं कि सेल है क्या। ओके, स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें सेल है क्या। सेल आपकी फंडामेंटल यूनिट है, जो कि बेसिक यूनिट है आपकी। मतलब इसके बिना अगर मैं लाइफ की बात करूँ तो लाइफ सबसे पहले शुरू होती है सेल से। यस, सेल से। जब आप ग्रो कर रहे होते हो सबसे पहले, यानी कि कह सकते हैं कि माँ की पेट में, माँ की कोख में आप एक सेल के रूप में ही ग्रोथ करते हो। एक सेल से फिर दूसरे सेल बनते हैं, मल्टी सेलुलर बनते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है, फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की। आपकी लाइफ कहाँ से बिगिन है? आपकी लाइफ सेल से बिगिन है। ओके, सेल से ही सभी चीज़ की शुरुआत हुई है। सबसे पहले एक सेल था, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फिर क्या हुआ? सेल से सेल डिवाइड हुए, माइटोटिकली हुआ, मियोसिस हुआ। वो आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम सेल को आगे पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज़ सेल है। सेल से मतलब क्या हो सकता है हमारा? अगर सेल एक वर्ड है, हर वर्ड का इंग्लिश में मतलब होता है ना। तो सेल जो है आपका एक लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड, डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड विच मीन्स स्मॉल रूम। इसका मतलब क्या है? एक स्मॉल रूम, यानी कि एक छोटा सा कमरा, जिस कमरे के अंदर जैसे आपका फैमिली रूम है, उस कमरे के अंदर आपका कोई हेड है, चाहे आपका मोम है या आपका डैड है, वो आपका हेड है वहाँ पे कमरे का। उस हेड को भी हम दर्शाएंगे कि सेल के अंदर कौन हेड है आप। तो चलिए देखते हैं सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। एक छोटे से कमरे के अंदर क्या क्या चीज़ हो सकती है। ये आपका छोटा सा कमरा, और कमरे के बाउंड्री सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बाउंड्री, अगर ये बाउंड्री नहीं होगी तो कमरे के अंदर कौन सी चीज़ आ रही है, कौन सी चीज़ नहीं आ रही है, ये आपको कैसे पता लगेगा? बाउंड्री ये रही आपकी नीले कलर में, जो अभी आई, एंटर करा। फिर है आपका न्यूक्लियस। ये जो गोला बना है, ये है आपका न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस काम क्या करता है? इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं या हेड ऑफ द सेल, यानी ये उस कमरे का हेड है। ये सभी चीज़ों पे कंट्रोल करता है आपकी लाइफ को। आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, सेल में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, और एक सेल दूसरे सेल से बात भी करती है। तो वो मदद कौन कर रहा है? न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि वो क्या है, एक तरीके से आपका ब्रेन है। आपका ब्रेन क्या काम करता है? आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ऐसे ही सेल के लिए ब्रेन ऑफ द सेल है न्यूक्लियस। ये पूरे सेल को कंट्रोल करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये हमारा हेड है। आप अपने घर में मोम या डैड से कंपेयर कर सकते हो कि ये आपका क्या है? हेड है। ओके, फिर है आपकी बाउंड्री। बाउंड्री को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। सेल के अंदर कौन सी चीज़ जानी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं जानी चाहिए, तो वो कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर हम उसे सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसे हम सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेलेक्टिवली परमेएबल का मतलब हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अब इसमें ये क्या है कि ये बाउंड्री है, कौन सी चीज़ जानी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं जानी चाहिए। कॉमन सी चीज़ है, सेल के अंदर आप कौन सी चीज़ को भेजना चाहोगे? आप क्या खाते हो, आप क्या पीते हो, पानी पीते हो, खाना खाते हो। खाने में तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होता है, मिनरल्स होता है, प्रोटीन्स होता है, फैट्स होता है। तो ये सब चीज़ें सेल के अंदर जानी चाहिए, ताकि सेल को एनर्जी मिले और सेल आपके लिए कुछ फंक्शन कर सके। ठीक है, तो इस वजह से क्या चीज़ जानी चाहिए और क्या चीज़ बाहर निकलनी चाहिए। अब जैसे सिंपल एग्जांपल लेता हूँ हमारा रेस्पिरेशन का। हमारा सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूँ हमारा किस चीज़ का? रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन का एग्जांपल लिया मैंने। रेस्पिरेशन में क्या है, हमारी कौन सी गैस अंदर जाती है, हम कौन सी गैस को इनहेल करते हैं? O2 का। ओके, O2 हम क्या करेंगे? इनहेल करेंगे। और कौन सी गैस छोड़ते हैं? एक्सहेल कौन सी करते हैं? CO2, जो कि क्या है आपकी? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, यही बात है। अगर सेल है, हमारी सेल भी क्या करता है? सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, ऑक्सीजन को इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है जो डिसाइड कर रही है कि ऑक्सीजन अंदर जाएगी और CO2 आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। तो क्या होगा यहाँ पे? ऑक्सीजन अंदर जाएगी और यहाँ पे CO2 यहाँ से यहाँ बाहर आएगी। ओके, सेलुलर रेस्पिरेशन में। तो अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या चीज़ है हमारे पास? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें, जो आपका सेल है, सेल के अंदर जो बाकी हिस्सा बचा पड़ा है, उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये ग्रीन पार्ट है ना, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर आपके पास होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स। अब सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? सेल के अंदर हेड जो है आपका ब्रेन है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा सारी चीज़ों को, लेकिन न्यूक्लियस का कंट्रोल किस चीज़ पे होना चाहिए? तो मेंबर्स भी तो होने चाहिए।
यानी सेल ऑर्गेनेल्स आपके सेल के मेंबर्स हैं जिस पे आपका सेल कंट्रोल करेगा पूरी तरीके से। ओके, तो कहाँ पे है सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट? सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म ना जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली की तरह होता है, ये पूरा जेल होता है अंदर सेल के, और उसी के अंदर हमारे सेल ऑर्गेनेल मेंबर बैठे रहते हैं, और वो मेंबर कुछ ना कुछ सेल के लिए फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। हम पीछे एक बार सेल को रिव्यू ले लें। सेल क्या है? सेल का मतलब एक छोटा कमरा, और छोटा कमरा जो है ये सेल कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब है छोटा कमरा। और तीन मेन कंपोनेंट्स मैंने आपको इसके बताए। पहला क्या है? सेल के अंदर छोटे से कमरे के अंदर न्यूक्लियस है जो कि उसका हेड है, जो सबको कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद आई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड कर रही है कि कौन सी चीज़ अंदर जानी चाहिए, कौन सी चीज़ सेल के बाहर जानी चाहिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया CO2 और O2 का, O2 सेल के अंदर जाएगी और CO2 सेल से बाहर आएगी। देन आपका है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कुछ नहीं है, बस सेल के अंदर की जेली लाइक सब्सटेंस है जहाँ पे आपके सेल के सारे मेंबर रहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। ओके, सेल ऑर्गेनल्स को हम आगे देखेंगे, हर एक सेल ऑर्गेनल को देखेंगे। मेनली आपके 5 सेल ऑर्गेनल है: माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम्स। इन 5 के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने कहा था कि लाइफ बिगिन होती है हमारी सेल से। किससे लाइफ बिगिन है हमारी? सेल से। कैसे वो सेल से लाइफ बिगिन है? सबसे पहले सेल से। फिर क्या होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आता है, यानी कि सेल क्या करते हैं? डिवाइड होके आपस में ग्रुप बनाते हैं, और जब वो ग्रुप बनाते हैं तो हम ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं टिश्यूज। टिश्यूज क्या है? हमारा ग्रुप ऑफ सेल्स है। ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यूज बनता है। टिश्यूज आपका क्लास 9th में ही है, चैप्टर नंबर 6। तो चैप्टर 6 में जब हम चैप्टर 6 की बात करेंगे हम इसको लेके चलेंगे। अभी हम चैप्टर 5 पे हैं। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। टिश्यूज अगर ग्रुप बना लेगा तो बना देगा ऑर्गन्स, आपके ऑर्गन्स। यानी ऑर्गन्स को अगर डिफाइन करना हो तो हम क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ टिश्यूज है। जो ग्रुप ऑफ टिश्यूज है, अलग अलग टिश्यू ग्रुप बना के एक फंक्शन बनाते हैं, ऑर्गन। ऑर्गन आपका कैसे? ऑर्गन का एग्जाम्पल बताओ, जो ऑर्गन आपकी हेल्प करते हैं अलग अलग चीज़ें करने में। पर जैसे आपका किडनी है, हार्ट है। हार्ट का क्या काम है? दिल का क्या काम है? ब्लड को पंप करना, यानी आपकी ब्लड की सप्लाई हर जगह पहुंचाना। ये काम कौन करता है? हार्ट। हार्ट का क्या काम है? पंपिंग ऑफ ब्लड सारी जगह पूरे शरीर में। कहाँ से ब्लड जाता है? आपके हार्ट से। ओके, किडनी का काम क्या है? किडनी का काम आता है यूरिनेशन में, यानी कि वेस्ट निकालने में। जो आपका वेस्ट निकलता है और वेस्ट को फिल्टर करने का काम, यानी आपका ब्लड पूरा फिल्टर होके वेस्ट बनाता है, वो काम आपका किडनी करता है। तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास ऑर्गन्स हैं। स्टमक है, स्टमक का अलग काम है। लिवर है, लिवर भी एक ऑर्गन है। लिवर जो है, लिवर के ऊपर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जो आपका लिवर है, जो आपका लिवर है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी में। ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी में। और लिवर जो है, लिवर के ऊपर एक फैक्ट बता दें आपको। लिवर की जो सेल है रीजनरेट कर सकती है। रीजनरेट का मतलब आपका ये है कि अगर सेल है, जैसे मैंने लिवर लिया और अगर उसे नाइफ से, चाकू से कहीं से काट दिया, तो उसकी सेल रीजनरेट करके उस जो टूटा टुकड़ा है लिवर का, वो दोबारा से ग्रोथ कर जाएगा। सेल डिवाइड होगी और दोबारा से पूरा लिवर बना देगी। लिवर ऐसा ऑर्गन है आपका, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, और साथ ही ये रीजनरेट करता है। ऐसे मैं फैक्ट बताते जाऊंगा आपको, साथ चलते रहिए मेरे। ओके, फिर देखिए क्या है? ऑर्गन सिस्टम। फिर हमारा क्या आता है? ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम क्या है? ऑर्गन सिस्टम आपका ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। अब जैसे कि आपकी पाचन तंत्र की क्रिया होती है, तो वो काम कौन करता है? पाचन तंत्र। इंग्लिश में कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी आपका डाइजेशन का सारा प्रोसेस एक अकेला स्टमक नहीं करता, बहुत सारे ऑर्गन मिलके करते हैं। तो वो जो ऑर्गन अपना ग्रुप बना के एक हमें सिस्टम दे रहे हैं, वो ऑर्गन सिस्टम है। अब जब ऑर्गन सिस्टम भी अगर ग्रुप बना लेंगे तो हमारी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा, हमारी पूरी होल बॉडी बन जाएगी। और हमारे शरीर में बहुत सारे सिस्टम चलते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। ओके, तो ये सारे हमारा ग्रुप करते हैं फिर इन सब सिस्टमों को, और हमारी फुल बॉडी दे देते हैं। तो लाइफ कहाँ से बिगिन हुई है? आप देख सकते हैं, लाइफ हमारी सेल से बिगिन हुई है। अब हमने इतना चीज़ पढ़ ली, मेरे ख्याल से ये बहुत ही इनफ है हमारी समझने के लिए कि सेल की अगर मैं डेफिनेशन बनाऊँ क्या बनेगी। एक चीज़ तो हम सिंपल कह सकते हैं, सेल क्या है? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे छोटी इकाई है हमारी जीवन की, सेल्स। क्योंकि सबसे नीचे क्या आ रहा है? सेल्स। फिर सेल्स के ऊपर बना टिश्यूज,
टिश्यूज का ग्रुप बना ऑर्गन्स, ऑर्गन्स का ग्रुप बना ऑर्गन सिस्टम, एंड देन ऑर्गन सिस्टम का ग्रुप बना हमारा बॉडी। उसके बाद हम ऐसे भी कह सकते हैं सेल इज द फंडामेंटल यानी कि बुनियादी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल का मतलब, स्ट्रक्चर का मतलब आपका जो पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है सेल के बिना तो नहीं बन रहा है, सेल बेसिक चीज़ है उसकी, तो सेल की तो जरूरत है ही, तो इस वजह से फंडामेंटल है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। और फंक्शनल, सेल के अंदर मैंने अभी आपको बताया सेल के मेंबर हैं सेल ऑर्गेनेल, जिसके ऊपर न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, और वो जो सेल के मेंबर हैं अलग अलग फंक्शन करते हैं ताकि आपकी ज़िंदगी, आपकी लाइफ की गाड़ी चल सके। इस वजह से तो ये हम सेल की डेफिनेशन में फंक्शनल हमने नाम डाला है। तो सेल की प्योर डेफिनेशन है सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। अगर एक नंबर में आ गया क्वेश्चन, एक नंबर में तो आप हिट कर दोगे इसे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर कि पहली सेल किसने डिस्कवरी करी थी। पहली सेल आपकी डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने। कब करी थी? 1665 में। और 1665 में डिस्कवर करी इन्होंने सेल। कहाँ पे करी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहा, बार्क ऑफ द ट्री। ओके, बार्क ऑफ द ट्री क्या है? बार्क क्या होता है? वो जो पेड़ की छाल होती है ना, जो पेड़ को छीलते हैं वो छाल से निकलती है, उसे हम बार्क कहते हैं। तो बार्क ऑफ द ट्री में पहली सेल देखी थी किस बंदे ने? रॉबर्ट हुक ने। ये एक साइंटिस्ट का नाम है। इसने 1665 में बहुत ही लो लेवल माइक्रोस्कोप से सेल देखी थी बार्क ऑफ द ट्री में। लेकिन वो सेल ना डेड थी, यानी मरी हुई सेल थी, वो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही थी, इसलिए हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। सेटिस्फैक्शन नहीं मिला तो भाई हमारे पास दूसरा बंदा आ गया, क्या? एंटनी वन लीवन। उन्होंने क्या करा? उन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया। उन्होंने लिविंग सेल निकाली जो कि कुछ फंक्शन परफॉर्म कर पा रही है, जो कि कुछ फंक्शन परफॉर्म कर पा रही है। मैंने लिखा है फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय एंटन वन लीवन। ये बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है। इनका नाम आपको 9th में ही नहीं, 10th, 11th, 12th आपको बार बार इनका नाम मिलता रहेगा। और इन्होंने क्या करा था? इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी, लेकिन कहाँ करी? सबसे मेन चीज़ यही होती है कि हम सेल को डिस्कवर कहाँ कर रहे हैं, सेल को डिस्कवर कहाँ कर रहे हैं। अगर हमें यही चीज़ नहीं पता होगी हमारा सेल कहाँ डिस्कवर हो रहा है तो दिक्कत हो जाएगी। तो सेल डिस्कवर हुआ था स्पायरोगेरा में। स्पायरोगेरा आपकी एक एल्गी है, और ये एल्गी कुछ ऐसे होती है, आपको वाटर में मिलती है। कहाँ मिलती है? वाटर में। और वाटर में मिलने के बाद ये ऐसा कुछ मैट लाइक स्ट्रक्चर सा बनाती है। कुछ स्ट्रक्चर इसका ऐसा होता है मैट जैसा, यहाँ पे कुछ मैट जैसे स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। कॉलोनी से बन जाती है, जैसे मैट है, कुछ चटाई है, चटाई जैसे स्ट्रक्चर बनाती है। ये एक एल्गी होती है स्पायरोगेरा। और इस एल्गी में हमने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर करी थी। हमने नहीं, एंटन वन लीवनहॉक ने। ओके, ये आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको याद रहने चाहिए। उसके बाद देखते हैं कुछ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सेल की डेफिनेशन जरूर याद रखना क्या है? बेसिक को हम फंडामेंटल भी बोल सकते हैं, और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और स्ट्रक्चरल हम फंक्शनल हमने समझ ही लिया, क्यों हमने इसे स्ट्रक्चरल बोला, क्यों हमने इसे फंक्शनल बोला, क्योंकि हमारा बेसिक स्ट्रक्चर यही बना रही है। पहले सेल, फिर टिश्यू, फिर टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से पूरी हमारी बॉडी बनी है। और फंक्शन सबसे पहले आएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन क्या है। सबसे पहली चीज़ यहाँ मेम्ब्रेन होता है। मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? एक झिल्ली होता है, झिल्ली कह लो या फिर परत कह लो, झिल्ली या फिर कोई परत जिसके आर पार चीज़ें कुछ भी जा सकती है। तो जिस चीज़ के कुछ भी आर पार जा सकता है उसे हम परमिएबल कहते हैं, कि ये चीज़ परमिएबल है, इसके कुछ भी आर पार जा सकता है। जैसे ये मेम्ब्रेन है तो इसके इधर भी जा सकता है, इधर से इधर भी जा सकता है, ठीक है। इसी चीज़ को हम परमिएबिलिटी बोलते हैं। तो चलिए इसे ज़्यादा डिटेल में देखें कि क्या है ये चीज़। सबसे पहले आता है पॉइंट कि इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। क्या है ये? आउटर कवरिंग है सेल की, जो एलो करती है और परमिट करती है एंट्री और एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल, कि कौन सा मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाएगा, कौन सा मॉलिक्यूल सेल के बाहर आएगा। उस चीज़ पे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम करती है, और इसको हम सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेलेक्टिवली परमेबल क्यों बोलते हैं हम इसे? क्योंकि ये सेलेक्ट करती है। किसे सेलेक्ट करती है? इट सेलेक्ट द मटेरियल और मॉलिक्यूल्स। वैसे मटेरियल्स और मॉलिक्यूल्स को सेलेक्ट करती है। जैसे कि आपके पास गैस मॉलिक्यूल होते हैं, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑक्सीजन का इनहेल करोगे तो इसको ये अंदर डालेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेल करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को आउटसाइड निकालेगी। ये इन और ये आउट, ये बाहर निकलेगा। तो ये हमारे गैस के मॉलिक्यूल हैं। ऐसे ही पानी भी होता है, H2O। H2O भी सेल के अंदर जाता है और बाहर भी आता है। तो ये एलो करती है उन मॉलिक्यूल्स को जो सेल के अंदर और बाहर जा सकते हैं। इस वजह से हम इसे सेलेक्टिवली परमिएबल बोलते हैं। क्यों? एक तो ये परमिएबल है और सेलेक्ट कर रही है, इस वजह से हम इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आपके पास तीन नाम हो गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और सेलेक्टिवली परमिएबल
मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद क्या है, परमेबिलिटी इज जस्ट द पासिंग इन एंड आउट ऑफ समथिंग। मतलब परमेबिलिटी क्या है, किसी भी चीज़ के अंदर या बाहर आना, उस चीज़ को हम परमेबल कहते हैं। और हमारे केस में वो क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं गैस के या फिर वाटर के मॉलिक्यूल जो सेल के अंदर या बाहर जा रहे हैं। अब ये सेल है आपका ग्रीन स्ट्रक्चर में और उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब क्या होगा, H2O है, पानी है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन और पानी की तो रिक्वायरमेंट है सेल को, तो ये कहाँ से कहाँ जाएगा, बाहर से अंदर जाएगा सेल के। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट के रूप में बनता है सेल के अंदर, तो वो सेल के कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम डिफरेंस देख लेते हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न में कि ऑस्मोसिस क्या है, डिफ्यूज़न क्या है। तो चलिए इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। डिफ्यूज़न एक सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, जिसका क्या काम है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसका क्या काम है, खाली गैसेस को एक्सचेंज करना, जैसे ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, सेल से आर पार एक्सचेंज करना गैसेस का कौन काम कर रहा है, डिफ्यूज़न। और ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या है, बिल्कुल इसका रिवर्स है। ऑस्मोसिस क्या है, बिल्कुल इसका रिवर्स है। द वाटर मूवमेंट फ्रॉम इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल और वाइस वर्सा इज नोन एज ऑस्मोसिस। मतलब वाटर की मूवमेंट चाहे वो इनसाइड से आउटसाइड हो सेल के, या आउटसाइड से इनसाइड हो, यानी कि अंदर से बाहर हो या बाहर से अंदर हो, तो हम उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ऑस्मोसिस क्या है और डिफ्यूजन क्या है। सिंपल प्रोसेस है, डिफ्यूजन में हमारी गैस एक्सचेंज हो रही है, ऑस्मोसिस में हमारा वाटर इधर से उधर जा रहा है। अब ऑस्मोसिस के बेसिस पे ही हमारे पास 3 सॉल्यूशन होते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि अगर मेरे पास पर सेल है, सेल की चीज़ अंदर जाएगी बाहर जाएगी, कब जाएगी, इस पिक्चर के थ्रू हम समझेंगे। अगर कहीं पे हायर कंसंट्रेशन है, हायर कंसंट्रेशन का मतलब जैसे मेरे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें देखिए ऑस्मोसिस, तो यहाँ पे देखिए ऑस्मोसिस में इस तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इस तरफ हायर कंसंट्रेशन है। हायर कंसंट्रेशन का मतलब यहाँ पे पानी के ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे है लो कंसंट्रेशन, पानी के कम मॉलिक्यूल्स हैं। तो पानी और अगर एयर भी है, पानी है चाहे वो एयर है, हमेशा हाई कंसंट्रेशन से ज़्यादा अमाउंट से कम कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, जहाँ पे उसका कम अमाउंट होगा। अब जैसे यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, और बीच में आपकी सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, तो कहाँ से कहाँ मूवमेंट होगी, हायर से लो में, यानी पानी इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर नहीं जाएगा, इधर से इधर जाएगा लेकिन उल्टा नहीं जाएगा। ऐसे ही अगर डिफ्यूजन है, एयर है, जहाँ पे गैस ज़्यादा है, जैसे इस तरफ गैस ज़्यादा है, इस तरफ गैस कम है, तो गैस भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाती है, हमेशा हायर से लोअर। यानी कि आपका डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस कैसे होता है, हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। तो हम सेल के बाहर भी ऐसे ही देखते हैं, अगर ये मेरा सेल है, बाहर अगर ज़्यादा है और अंदर कम है, बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, तो बाहर से अंदर घुस जाएगा। और अगर अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है, दूसरी सिचुएशन ये रही, अंदर ज़्यादा है बाहर कम है, तो अंदर से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे केसेस को अब हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास आया डिफरेंस बिटवीन हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हमारे पास 3 सॉल्यूशन होते हैं, हम इन 3 सॉल्यूशन में सेल को रख के देखते हैं कि सेल पे क्या असर पड़ता है, तो सेल की सिचुएशन अलग अलग सॉल्यूशन में कैसे होती है, चलिए हम देखते हैं। पहला है, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर कंसंट्रेशन, यानी सेल के जो बाहर है सराउंडिंग में चारों ओर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर कम है, तो इसमें क्या होगा, सेल जो है, सेल के अंदर पानी चले जाएगा, क्योंकि बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है, तो सेल के अंदर पानी चले जाएगा। और इस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसके अंदर होता क्या है, ये मेरा सेल है, ये मेरा सेल है, और इसमें कंसंट्रेशन कहाँ कम है, अंदर कम है, बाहर सराउंडिंग में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो सेल के अंदर पानी भर जाएगा। और सेल का क्या होगा, जब सेल के अंदर पानी भर जाएगा तो वो सूज जाएगा, यानी मोटा हो जाएगा, फूल जाएगा, यानी कि सेल क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा दूसरी कंडीशन हमारी ये होगी, अगर दोनों तरफ सेम कंसंट्रेशन हुई। सेम कंसंट्रेशन का मतलब कि जैसे ये मेरा मॉलिक्यूल है, और सॉरी ये मेरा सेल है, अंदर 2-3 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और बाहर भी 3 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर इधर से इधर चला गया, इधर से इधर चला गया, कुछ नहीं, क्योंकि दोनों तरफ सेम अमाउंट है, तो इधर से अंदर से बाहर जाए या बाहर से अंदर आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाटर तब भी सेम है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और इसमें सेल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो रिमेन नॉर्मल, जैसा साइज था उसी साइज में वो रहता है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी कंडीशन ऐसी आएगी, अगर सेल के अंदर ज़्यादा पानी हुआ और सेल के बाहर
कम पानी हुआ, यानी कि क्या होगा, सेल के अंदर पानी वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा थे, सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा थे और बाहर कम थे। तो बाहर पानी कहाँ से कहाँ गया, बाहर से सॉरी अंदर से बाहर पानी आ गया, अंदर से बाहर पानी आ गया। और सेल का साइज, जब सेल में से पानी निकल गया तो क्या होगा, सेल का क्या होगा, सेल पतला हो जाएगा, सेल सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ने को इंग्लिश में कहते हैं श्रिंक। तो सेल होगा वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल श्रिंक हो जाएगा। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहले में क्या था, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बाहर वाटर ज़्यादा है और अंदर कम है, इस कंडीशन में सेल हो जाएगा। और अगर दोनों तरफ सेम वाटर कंसंट्रेशन है तो उस कंडीशन में हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, और इसमें सेल का साइज रिमेन रहेगा, क्योंकि पानी अंदर से बाहर जाए, बाहर से अंदर आए, दोनों तरफ सेम ही कंसंट्रेशन है। और लास्ट में क्या है, सेल के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन है और सेल के बाहर कम कंसंट्रेशन है, तो अंदर से बाहर पानी आ जाएगा और सेल पतला हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। उस कंडीशन को हमने बोला सेल जो है श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ सेल, पहले हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं सेल के, जो हमारी लाइफ में हम बार बार पढ़ने को मिलेंगे हमें आगे भी। कुछ ऐसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, तो चलिए देखते हैं। ये एक पिक्चर आ गई आपके सामने, आपकी ये एनसीईआरटी की ही पिक्चर है। इसमें बहुत सारे सेल दिखा रखे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आपके पास एक ये न्यूरॉन सेल है, नर्व सेल है, ये आपकी मेन सेल है समझने के लिए। फैट सेल है, फैट सेल सबसे ऐसी होती है। आपके पास स्पर्म है, ओवम है, ये आपकी बोन सेल है, ये आपकी स्मूथ मसल सेल है, ये आपकी ब्लड सेल है। स्मूथ मसल भी हमारे पास 3 टाइप की होती है। तो मसल होती है ना, जो हमारी जो मसल्स होती हैं 3 टाइप की होती हैं। एक होती है स्ट्रेटेड, एक होती है अनस्ट्रेटेड और थर्ड होती है आपकी कार्डियक मसल। ठीक है, कार्डियक मसल। तो स्मूथ मसल आपकी यही वाली होती है, स्ट्रेटेड मसल को ही हम स्मूथ मसल भी कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेटेड और स्मूथ मसल, तो स्मूथ मसल की जो सेल होती है वो कुछ ऐसी होती है दिखने में, कुछ ऐसी। ठीक है, तो आपके पास ये अलग अलग तरीके की सेल है, आप देख सकते हो इनका कैसा स्ट्रक्चर है। और हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं कि हाँ सबसे बड़ी सेल कौन सी है। अगर किसी ने हमसे ये पूछे सबसे बड़ी सेल कौन सी है हमारी बॉडी में, तो हम क्या जवाब देंगे, तो वहाँ पे बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। 2 चीज़ों में सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, एक लॉन्गेस्ट सेल और एक लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल का मतलब है सबसे बड़ी सेल, और लॉन्गेस्ट सेल का मतलब है सबसे छोटी सेल। तो आपकी जो लॉन्गेस्ट सेल है वो होती है आपकी, तो जो आपकी जो लॉन्गेस्ट सेल है वो होती है आपकी नर्व सेल। नर्व सेल को ही हम न्यूरॉन भी कहते हैं। लॉन्गेस्ट सेल इन बॉडी कौन सी है आपकी, नर्व सेल। और नर्व सेल का एक और नाम है जो आपको याद रखना चाहिए, नर्व सेल का एक और नाम है जो कि क्या है, न्यूरॉन। ओके, न्यूरॉन को ही हम नर्व सेल भी कहते हैं। और सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है हमारी बॉडी में, इसका जो लंबाई होती है वो कम से कम आपकी 1 मीटर तक जा सकती है। मतलब 1 मीटर लंबी ये सेल आराम से आपकी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लार्जेस्ट सेल जो है वो है ओवम। जो ओवम सेल है वो सबसे लार्जेस्ट सेल होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो लार्जेस्ट का मतलब है वो उसका जो साइज है वो बहुत बड़ा है, लेकिन लंबाई की बात करें तो लंबाई में हमारे पास न्यूरॉन सबसे बड़ी है जो 1 मीटर तक जाती है। ठीक है, उसके बाद सबसे छोटी सेल की बात कर लेते हैं। सबसे छोटी सेल जो है हमारे पास, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन, वो कौन सी है, स्पर्म। जी हाँ, आपका स्पर्म जो कि प्यूबर्टी के बाद ही रिलीज होना शुरू होता है, तो स्पर्म जो है वो सबसे ज़्यादा छोटी सेल है हमारी बॉडी में। ठीक है, स्पर्म के बारे में रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेल वॉल, जैसे कि हमने शुरू में बताया कि आज की वीडियो में हम सेल वॉल को अच्छे से डिस्कस करेंगे कि सेल वॉल क्या है। तो सेल वॉल क्या है, इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा सेल के पास एक और बाहर कवरिंग होती है जो कि बहुत ही ठोस होती है। यहाँ लिखा है ना रिजिड, यहाँ पे आपका लिखा है रिजिड। रिजिड का मतलब होता है ठोस, जो बहुत ही ठोस है मतलब मजबूत है या फिर मजबूत है, उसको हम कहते हैं रिजिड। तो जो आउटर कवरिंग है सेल वॉल जिसे हम कहते हैं वो बहुत ही ठोस है, बहुत ही ज़्यादा रिजिड है, और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर लगी होती है। ठीक है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर लगी होती है, उसी को हम सेल वॉल कहते हैं। एक और आउटर कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा जो कि क्या है, सेल वॉल है।
तो सेल वॉल का काम क्या है? अच्छा, सेल वॉल जो प्रेजेंट होती है वो खाली बैक्टीरिया में या प्लांट सेल में हमें मिलेगी। अगर हम एनिमल सेल की बात करेंगे तो एनिमल सेल में हमें सेल वॉल नहीं मिलती, ठीक है। हमें एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं मिलेगी, खाली बैक्टीरिया के सेल में और प्लांट सेल में मिलेगी। और देखो आगे क्या लिखा है, प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लांट सेल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। सेलुलोज क्या है? विच इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, यानी इसको हम सिंपल मॉलिक्यूल्स में नहीं लिख सकते। ये जो मॉलिक्यूल है सेलुलोज वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। एंड दिस प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ टू प्लांट। स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ मतलब जो प्लांट सीधा खड़ा है, ब्रांच उसकी सीधी खड़ी है, तो उसकी सेल में क्या है? सेलुलोज है। उसकी सेल में क्या है? सेलुलोज है, जो कि हार्ड सब्सटेंस है, जो उसे ठोस बनने का एविडेंस है। हमारी जो स्किन है वो बहुत ही नाजुक है, बहुत ही सॉफ्ट है। हमारी पास सॉफ्ट सेल है क्योंकि एनिमल सेल है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, खाली प्लांट सेल में होगी और बैक्टीरियल सेल में होगी। और वो जो सेल वॉल होती है प्लांट की, वो बहुत ही ठोस होती है, क्योंकि किसकी बनी होती है? वो सेलुलोज की। सेलुलोज ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत ही हार्ड है और स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ देता है प्लांट को सीधा खड़े रहने के लिए। जो उसका स्ट्रक्चर है उसको सीधा खड़ा रहने के लिए मदद करता है, ठीक है। When a living plant cell loses water through osmosis, there is a shrinkage or contraction of the content of the cell wall from the cell wall. This phenomenon is called plasmolysis. अब देखिए क्या है आपके पास? प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस क्या है? तो सबसे पहले हमने पिछली वीडियो में जब हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को देखा था, हमने दो प्रोसेस पढ़े थे पिछली वीडियो में। एक था डिफ्यूजन, दूसरा था ऑस्मोसिस, है ना। डिफ्यूजन क्या था? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैस का एक्सचेंज होना सेल के अंदर या बाहर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। और ऑस्मोसिस क्या था? वाटर की मूवमेंट। क्या था? वाटर की मूवमेंट। वाटर मूवमेंट कहाँ से कहाँ? वाटर मूवमेंट या तो इनसाइड से आउटसाइड, या फिर सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इनसाइड से आउटसाइड या फिर इसका उल्टा, आउटसाइड से इनसाइड वाटर मूवमेंट होती है। तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के अंदर हमने तीन टाइप के सॉल्यूशन पढ़े थे, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, और क्या पढ़ा था हमने? हाइपरटोनिक। तो अब क्या होता है, हाइपरटोनिक में तो क्या था? सेल के अंदर पानी चले जाता है और सेल क्या होता है? सूज जाता है, सेल स्वेलअप हो जाता है। और आइसोटोनिक में दोनों तरफ पानी सेम रहता है, दोनों तरफ जो पानी की कंसेंट्रेशन है सेम होती है, तो ना पानी अंदर जाता है ना पानी बाहर जाता है। साइज सेल का रिमेन वैसा का वैसा ही रहता है जैसा का पहले था। और हाइपरटोनिक में क्या होता है? सेल जो है वो श्रिंक हो जाती है। सेल श्रिंक हो जाती है क्यों? सेल के अंदर पानी की ज़्यादा कंसेंट्रेशन होती है और बाहर कम होती है, तो सेल से पानी बाहर चले जाता है और सेल जो है वो पतली हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। इसी प्रोसेस को, जो हाइपरटोनिक वाला सॉल्यूशन है ना, इसी प्रोसेस को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। देखो कैसे? व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल, जब कोई लिविंग प्लांट सेल पानी लॉस करता है ऑस्मोसिस के थ्रू, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू पानी का लॉस करता है, तो वो क्या होता है? श्रिंकेज, यानी सिकुड़ जाता है। और कॉन्ट्रैक्ट मतलब भी सिकुड़ना, कि खिंचाव होता है और वो सिकुड़ जाता है। क्या क्या चीज सिकुड़ जाती है? कंटेंट ऑफ द सेल। कंटेंट ऑफ द सेल जो है, जो सेल का सारा कंटेंट है, सेल ऑर्गेनेल है, उसके अंदर पानी की कमी हो जाएगी तो वो सारा सिकुड़ के सेल वॉल से दूर चले जाएगा। देखो सेल वॉल क्या है? सेल वॉल एक आउटर कवरिंग है सेल की। सेल वॉल क्या है? एक आउटर कवरिंग है। जैसे मानो ये सेल वॉल है आपकी, और इसके अंदर जो सेल है ना, जो सेल है वो सिकुड़ के पतली होके अंदर रह गई है इतनी। सेल वॉल पहले पूरी यहाँ से यहाँ तक थी, पूरी यहाँ से कोने तक थी, लेकिन सिकुड़ने के बाद इतनी रह गई है, तो सेल वॉल से दूर चला गया सेल। जो रियल सेल है सेल वॉल से दूर चला गया। इसी प्रोसेस को हम प्लाज्मोलिसिस या प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। दिस प्रोसेस और दिस फिनोमिनन इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस, जिसमें सेल जो है पानी को लॉस करता है और श्रिंकेज करता है, सिकुड़ जाता है और सारा कंटेंट सेल वॉल से दूर चले जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये प्रोसेस क्लियर हो गया होगा, प्लाज्मोलाइसिस। और बाकी पुरानी वीडियो भी, जो पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, अगर डिटेल में समझना है तो आप इससे पिछली वाली वीडियो हम आपकी देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ सेल। अब हम टाइप्स ऑफ सेल की बात कर लेते हैं कि कितने टाइप्स हैं सेल के। सेल के हमारे पास मेनली दो टाइप्स हैं। सेल के हमारे पास कितने टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं। पहला टाइप्स है, दो टाइप्स है सेल के, ठीक है। पहला है प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोटिक सेल, ओके। दूसरा है आपका यूकैरियोटिक। कौन सा? यूकैरियोटिक सेल।
इनमें डिफरेंस क्या है? देखो यहाँ पे प्रो है ना, प्रो का मतलब होता है बिफोर, प्रो का मतलब होता है बिफोर या पहले। और कैरियो, कैरियो का मतलब है, यहाँ पे कैरियो का मतलब है न्यूक्लियस। क्या मतलब है? न्यूक्लियस, बिफोर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से पहले। यानी जो इसमें न्यूक्लियस होता है ना, वो फॉल्स होता है, फॉल्स न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। खाली जो हमारा क्रोमोसोम या डीएनए मटेरियल होता है वो सेल के अंदर ऐसे ही सर्कुलर ऐसे प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन वगैरह इसके अंदर कुछ नहीं होती। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें, यू का मतलब यहाँ पे होता है ट्रू या फिर आफ्टर, और कैरियो का मतलब न्यूक्लियस, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस। इसमें क्या है? ट्रू न्यूक्लियस है, यानी सेल वॉल है तो सेल के अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है जिसके पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी है। और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के फिर अंदर जाके हमारे पास डीएनए या फिर क्रोमोसोम वगैरह अंदर मिलते हैं न्यूक्लियस के। यहाँ पे फ्री लिविंग है, फ्री है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस है ही नहीं। फॉल्स न्यूक्लियस कह देते हैं हम इस स्टेज को, ठीक है। फॉल्स न्यूक्लियस मतलब प्रोकैरियोटिक सेल है, और ट्रू न्यूक्लियस मतलब आपका यूकैरियोटिक सेल है। तो सेल के ये दो टाइप्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल होता है आपका बैक्टीरियल। जो बैक्टीरिया की सेल होती है, जो बैक्टीरियल सेल होती है ना, वो सारी प्रोकैरियोटिक होती है। ये आपके एग्जाम्पल में आ जाएगा। प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल बताओ, तो बैक्टीरियल सेल। और यूकैरियोटिक में आपकी कौन सी आएगी? जो प्लांट सेल है और साथ में एनिमल सेल है, वो आपकी कौन सी है? यूकैरियोटिक सेल है, यानी इसके पास न्यूक्लियस है। और बैक्टीरिया सेल के पास न्यूक्लियस नहीं है, उनका जो क्रोमोसोमल मटेरियल है, डीएनए मटेरियल है, वो फ्री लिविंग है, फ्री है सेल के अंदर, ठीक है। आउटर कवरिंग वगैरह कुछ नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए अब थोड़ा टाइप्स देख लेते हैं, ओ सॉरी डिफरेंस देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में, ठीक है। आइए, डिफरेंस क्या है? एक और पिक्चर आपकी एनसीईआरटी से ली गई है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्या है? देखो इसमें पहला लिखा है साइज जनरली कितना होता है प्रोकैरियोटिक सेल का? 1 से 10 माइक्रोन मीटर। कितना होता है? माइक्रोमीटर। ये जो साइन है ना, म्यू और मीटर, ये साइन है आपका माइक्रो का, ठीक है। ये साइन है माइक्रोमीटर। और माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर देखिए कितना किसके इक्वल है? 10⁻⁻6 मीटर के इक्वल। तो इतना छोटा साइज है जो हम नेक्ड आई से देख ही नहीं सकते। हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी इसे देखने के लिए। और यहाँ पे देखो यूकैरियोटिक में सेल का साइज कितना है? 5 से लेके 100 माइक्रोन मीटर तक, 5 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक। यहाँ पे 10 तक जा रहा है, यहाँ 100 तक जा रहा है। तो किसका साइज बड़ा है? यूकैरियोटिक सेल का साइज बड़ा है। अब देखो न्यूक्लियर रीजन, अब यहाँ पे इसने डैश छोड़ रखा है, यहाँ हम भरेंगे। न्यूक्लियर रीजन क्या है? यूकैरियोटिक में कैसा न्यूक्लियर रीजन है? वेल डिफाइंड है, यानी न्यूक्लियस के पास जो है एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से वो सराउंडेड है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो अब्सेंट है, अब्सेंट है, इसके अंदर नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें अब्सेंट है, इस वजह से इसे क्या कहते हैं? नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है, क्योंकि क्या है ये? प्रो, प्रो का मतलब क्या? न्यूक्लियस से पहले वाली कंडीशन, बिफोर न्यूक्लियस। और क्रोमोसोम, कितने क्रोमोसोम है इसमें? सिंगल, इसमें सिंगल क्रोमोसोम है। जो कि कैसा होता है आपका? अगर मेरे पास सेल है ना, तो सेल के अंदर सर्कुलर क्रोमोसोम ऐसे कुछ, या सर्कुलर या स्पाइरल सा बन जाता है, जाल सा, वेब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, वेब लाइक स्ट्रक्चर, वेब लाइक, या फिर हम इसे वेब लाइक ना बोल के थ्रेड लाइक बोल सकते हैं। वेब लाइक ना बोल के हम इसे थ्रेड लाइक बोल सकते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, उसी को हम सिंगल क्रोमोसोम होता है जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में मोर देन वन क्रोमोसोम, मोर देन वन क्रोमोसोम होते हैं। और अगर मैं ह्यूमन सेल की बात करूं, ह्यूमन सेल की बात करूं, तो हमारे पास 23 पेयर हैं क्रोमोसोम के। कितने पेयर हैं? 23 पेयर्स हैं। 23 पेयर्स का मतलब हर एक पेयर में 2 हैं, इसका मतलब टोटल ऑफ 46 क्रोमोसोम है, टोटल ऑफ 46 क्रोमोसोम है, ओके। और लास्ट में हमें दे रखा है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। जो सेल ऑर्गेनेल है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक में सेल में वो एब्सेंट रहते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, यानी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो सब एब्सेंट नहीं, सॉरी की परसेंट होते हैं, वो सब परसेंट होते हैं। सारे ऑर्गेनेल यहाँ पे परसेंट है और यहाँ एब्सेंट है।
प्रोकैरियोटिक में नहीं होंगे, यूकैरियोटिक में परसेंट होंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस थे आपके इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में। ओके, आई होप आज आपको प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, और साथ में सेल वॉल भी क्लियर हो गई होगी। ये न्यूक्लियर की बाहर कवरिंग है, और इसके बाद दो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन है इसके पास। और देखो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, ये क्या है आपका क्रोमैटिन, यानी क्रोमैटिन है ये डीएनए प्लस में हिस्टोन प्रोटीन है। क्या है? प्लस में हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए जब हिस्टोन प्रोटीन, जैसे सेल था ना, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, बाकी हिस्से को हम क्या कहते थे? साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म के बाद जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी जेली लाइक सब्सटेंस है जिसको हम कह देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, सिंपल, जैसे साइटोप्लाज्म है वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है। और जो ये न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोलस क्या है? न्यूक्लियोलस के अंदर क्रोमोसोम बनते हैं, तो इस वजह से ये क्या हो गया आपका? ये हो गया ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, जैसे न्यूक्लियस क्या है? ब्रेन ऑफ सेल है, सेल का ब्रेन क्या है? न्यूक्लियस। वैसे ही न्यूक्लियोलस क्या है? ये न्यूक्लियोलस क्या है आपका? ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस है। फिर इसके पास राइबोसोम होता है। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन फॉर्मेशन। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन फॉर्मेशन। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है हमारे शरीर में, हमारे सेल के अंदर प्रोटीन बनाता है। ठीक है, और न्यूक्लियर पोर, ये न्यूक्लियर पोर क्यों है? न्यूक्लियस के पास पोर क्यों है? कोई भी मटेरियल है उसे सेल मतलब न्यूक्लियस से अंदर या बाहर जाना है, तो उसके लिए इसके पास न्यूक्लियर पोर है, यानी न्यूक्लियर की जो डबल लेयर मेम्ब्रेन है उसके पास कुछ पोर्स हैं। तो ये हो गया आपका 3D स्ट्रक्चर इसका, न्यूक्लियस का। तो चलिए अब थोड़ा सा आगे चले, आगे देखते हैं क्या आगे क्या है। हाँ, जो मैंने चीज समझाई उसी चीज को अब 3D लुक में देखो। ये क्या है? ये डीएनए की एक स्ट्रैंड है आपकी, ये आपकी डीएनए की एक स्ट्रैंड हो गई। अब यहाँ पे क्या है? डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? डबल हेलिक्स। और डबल हेलिक्स कैसा? ये स्टेयरकेस है ना, ये जो आपकी सीढ़ियाँ होती है, ये वाली सीढ़ियाँ, स्टेयरकेस, घुमावदार सीढ़ियाँ, इनकी तरह इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम डबल हेलिक्स कहते हैं। तो डीएनए कैसा स्ट्रक्चर बनाता है हमारा? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो ये आपका पूरा क्या है? डीएनए। क्या है आपका पूरा? डीएनए। ठीक है, आगे क्रोमैटिन क्या है? जब ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये आपका हिस्टोन प्रोटीन है, जब इसके साथ मिलके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है तो हम उसे क्या कह देते हैं? क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन जब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इकट्ठा होके क्या बना देता है? आपका क्रोमोसोम। क्या बना देता है? आपका क्रोमोसोम। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो हमें याद करने की जरूरत होगी, जो बुक में लिखे होते हैं। द न्यूक्लियस हैज अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के पास डबल लेयर कवरिंग है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, यानी इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हैज पोर्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास पोर्स है जो कि क्या करते हैं? ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम इनसाइड ऑफ न्यूक्लियस टू आउटसाइड। या तो इनसाइड से न्यूक्लियस आउटसाइड जाएगा या आउटसाइड से इनसाइड, दैट इज टू द साइटोप्लाज्म। ओके, आगे देखते हैं क्या है। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम। न्यूक्लियस क्या कंटेन करता है? क्रोमोसोम विच आर विजिबल एज रोड शेप स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है उनके पास? रोड शेप स्ट्रक्चर। रोड शेप स्ट्रक्चर है, और जो कि तभी बनते हैं। क्रोमोसोम कब बनेगा? ओनली व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड। जब एक सेल दो सेल में डिवाइड होने जा रहा होगा, जब एक सेल दो सेल में डिवाइड होने जा रहा होगा, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिवीजन। क्या कहते हैं? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन वो प्रोसेस जब जिससे एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है, और उसी टाइम जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तभी हमारे क्रोमोसोम अपीयर होते हैं, वरना वो क्रोमैटिन ही बना रहता है। क्या बना रहता है? क्रोमैटिन। क्रोमोसोम तब तक नहीं बनेगा जब तक सेल डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ ना, वैसे वैसे इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, ओके। हाँ, ये आ गया आपका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इस चीज को, एक सिंगल इस चीज को हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिड। ये जो है आपका क्रोमैटिड, ये वाला आपका ये जो स्ट्रक्चर है क्रोमैटिड, यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसे ही दूसरा क्रोमैटिड, और ये 3-4 क्रोमैटिड मिलके आपका बनाता है पूरा, क्या बनाते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। मतलब अगर मैं बात करूँ तो क्रोमोसोम जो है ये शॉर्ट आर्म है, मतलब ऊपर वाला छोटा है और नीचे वाली आर्म जो है इसकी बड़ी है। क्रोमैटिड ऊपर वाले छोटे हैं, नीचे वाले क्रोमैटिड बड़े हैं, तो इस वजह से इसे शॉर्ट आर्म अलग अलग डिफाइन करा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कुछ क्रोमोसोम के पास इक्वल आर्म होती है, ऊपर वाली भी इक्वल, नीचे वाली भी इक्वल, तो क्रोमैटिड का इक्वल साइज हो गया। और जो बीच वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम, कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिसके ऊपर वाली आर्म होती ही नहीं है, खाली नीचे वाली आर्म होती है,
खाली नीचे वाली आर्म होती है और ऊपर उसका क्या होता है, सेंट्रोमियर। ऊपर क्या होता है उसका, सेंट्रोमियर। कुछ ऐसे क्रोमोजोम भी होते हैं, खाली 2 क्रोमेटिड है नीचे, ठीक है, ये आपके क्या है, क्रोमेटिड। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है किसका, क्रोमोजोम का। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए अभी, कुछ और भी चीज़ें हैं इसमें जो हमें जानने की जरूरत है। क्या क्या, क्रोमोसोम कंटेन इन्फॉर्मेशन ऑफ और इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। जो मैंने आपको बताया था ना कि क्या है, पेरेंट्स है हमारे पास, एक तरफ फादर है, एक तरफ मदर है। सिंपल हम एक तरफ कह सकते हैं, एक तरफ क्या है, फीमेल है और एक तरफ मेल है। हाफ डीएनए फादर से जाएगा, हाफ डीएनए मदर से जाएगा, फिर बाद में वो पूरा डीएनए बनाएगा जो कि एक ऑफस्प्रिंग यानी कि आपका न्यूबॉर्न बेबी बन जाएगा। ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी बन जाएगा। तो क्या है, इसी चीज को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। जो डीएनए आधा मदर से आधा फादर से ऑफस्प्रिंग में गया है, इसी चीज को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कि मतलब डीएनए का ट्रांसफर, हमारे अंदर डीएनए का ट्रांसफर। लेकिन हम इसे सिंप्लीफाई में अच्छे से क्या कह सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल, क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल का जब ट्रांसफर होता है, जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। क्रोमोसोम क्या करता है, इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है इनहेरिटेंस की, यानी कि डीएनए को कंटेन करता है और डीएनए को पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में पहुंचाता है। और हमारे अंदर क्या है, डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म है। डीएनए जो है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल। ओके, हमारा डीएनए क्या है, डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, इसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद आता है हमारा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। तो क्रोमोसोम है वो किससे बना है, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है। अलग अलग टाइप्स के प्रोटीन है जिनके बारे में आप क्लास 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फंक्शनल सेगमेंट। क्या है, डीएनए की जीन्स, जो जीन्स लगे रहते हैं उस पे जो प्रोटीन के बने हैं अलग अलग, वो क्या है, फंक्शनल सेगमेंट है। यानी डीएनए का जो सब फंक्शन कौन कर रहा है, जीन कर रहा है। जैसे जो करेक्टर है, आपको फादर और मदर से जो करेक्टर मिलते हैं, जैसे आपके फादर की ब्राउन आइज है और अब मदर की ब्लू आइज है, तो आपकी ब्लू आइज है, तो आपकी कैसी ब्लू आइज है, यानी आपका मदर का करेक्टर शो हुआ है, तो वो किसके किसके जरिए शो होता है, जीन्स के जरिए। ठीक है, इसके बारे में आप डिटेल क्लास 11th में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। इन अ सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग, अगर कोई सेल डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसमें जो हमारे पास डीएनए है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना के रखता है, जिसको हम कहते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, यानी धागे जैसा स्ट्रक्चर है। क्रोमैटिन मटेरियल इज विजिबल एज इंटीग्रल मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कैसे वो शो होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और जब तक सेल डिवाइड नहीं होता, ये क्रोमैटिन क्रोमोसोम में डेवलप नहीं होते, जब तक ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ही बना के रखते हैं। जब सेल डिवाइड होने लगता है, व्हेनेवर द सेल इज अबाउट टू डिवाइड, द क्रोमैटिन मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। तो जो क्रोमैटिन है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। और ये क्रोमोसोम ही फिर डिवाइड होके हाफ क्रोमोसोम फादर से, हाफ क्रोमोसोम मदर से आके सेल डिवाइड होता है और नया सेल की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो न्यूक्लियस प्ले अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन बाय विच सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म 2 न्यू सेल। जो सेल का न्यूक्लियस है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सेलुलर रिप्रोडक्शन में। ओके, तो कि क्या है, द प्रोसेस बाय विच सेल डिवाइड्स इनटू 2 न्यू सेल, हम उसे सेलुलर रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेलुलर रिप्रोडक्शन क्या है, एक सेल का 2 सेल में डिवाइड हो जाना ही सेलुलर रिप्रोडक्शन है। और न्यूक्लियस उसमें मेन रोल अदा करता है, क्योंकि न्यूक्लियस के पास ही हमारा जेनेटिक मटेरियल है जो कि क्या है, डीएनए, और डीएनए से आपका बना है क्रोमोसोम। सेल ऑर्गेनेल्स आपके 5-6 टाइप्स के अलग अलग होते हैं। कुछ सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जो एनिमल सेल में ही मिलते हैं, कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनेल ऐसे होते हैं जो खाली प्लांट सेल में ही मिलते हैं। तो चलिए आज धीरे धीरे करके उनको कवर करें। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इस साइट्स हैं या फिर कहें जगह हैं जहाँ पे क्या होता है, आपका फूड बनता है जो कि प्रोटीन है। प्रोटीन कहाँ बनता है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। फूड मटेरियल कहाँ बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। दूसरा सेल ऑर्गेनेल है गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस का काम क्या है, वो पैकिंग ऑफ द फूड मटेरियल करता है। कैसे करता है ये हम आगे डिटेल में देखेंगे। लाइसोम्स क्या है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसे हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं, आगे आने वाली वीडियोस में हम इसे देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसको हम, ये डबल मेम्ब्रेन होता है, यानी इसके पास खुद की 2 मेम्ब्रेन होती है, और साथ में हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। और क्यों कहते हैं ये भी हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और प्लास्टिड जो है बहुत डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल है, क्योंकि ये खाली आपको प्लांट सेल में ही मिलता है। इसमें मिलेगा खाली प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं होता। वैक्यूल्स क्या है, वैक्यूल्स
आपका जो फूड स्टोरेज होता है, फूड स्टोरेज सेल ऑर्गेनेल कौन सा है? वैक्यूल। वैक्यूल में आपका फूड स्टोर होके रहता है। प्लांट सेल में ये खाली एक ही होता है जो कि बहुत बड़ा होता है साइज में, लेकिन एनिमल सेल में ये छोटे साइज का होता है और एक से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आज हम खाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कवर करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है और कैसे काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स के होते हैं आप, एक है आरईआर जो कि क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा है आपका एसईआर जो कि क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आरईआर हम आरईआर क्यों कहते हैं, इसे एसईआर क्यों कहते हैं? इट इज कॉल्ड रफ ईआर बिकॉज दे कंटेन राइबोसोम। क्यों, ये क्या कंटेन करता है? राइबोसोम। और राइबोसोम क्या है, वो साइट्स है जहाँ पे आपका प्रोटीन बनता है, यानी राइबोसोम ही क्या करता है, आपका प्रोटीन बनाता है। तो प्रोटीन कहाँ बनेगा? आपका रफ ईआर में, और उसे बनाएगा कौन? राइबोसोम बनाएगा। और एसईआर क्या है? इट इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिकॉज दे डोंट कंटेन द राइबोसोम। इनके पास राइबोसोम नहीं है, इस वजह से इन्हें हम स्मूथ ईआर कहते हैं। ये क्या करता है? हेल्प करता है सिंथेसिस ऑफ फैट्स और लिपिड्स में। फैट्स और लिपिड मॉलिक्यूल बनाने के लिए कौन हेल्प करता है? आपका स्मूथ ईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेल फंक्शन है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये कुछ आगे हमारी हेल्प करते हैं। तो देखते हैं ये हमारी क्या हेल्प करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि ये बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर से कवर है। क्या कवर है? ये सबसे पहले क्या आएगा? रफ ईआर आएगा। रफ ईआर पे देखो ये डॉट्स लगी हुई हैं, ये डॉट्स जो हैं ऑरेंज ऑरेंज डॉट्स, यही आपकी राइबोसोम्स हैं। यहाँ पे आपका प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, और उसके बाद आएगा आपका स्मूथ ईआर जो कि क्या होगा, आपका फैट्स और लिपिड्स की सिंथेसाइज करेगा। अब इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कि कभी कभार कि आपका रफ ईआर पास में है न्यूक्लियस के, या स्मूथ ईआर पास में है? तो कौन सा पास में है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के पास में है, और स्मूथ ईआर उससे दूर है, उसके बाद आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते आगे है कुछ फैक्ट्स रिलेटेड टू ईआर। कुछ फैक्ट्स हैं जिनको हमें रिमेंबर रखना है अपने पास। सबसे पहला है कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, सम ऑफ द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स यूज्ड इन मेकिंग सेल मेम्ब्रेन। अब हमने देखा प्रोटीन बना रहा था हमारा, कौन बना रहा था? आरईआर पे प्रोटीन बन रहा था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। और एसईआर पे क्या हो रहा था हमारा? लिपिड्स का मॉलिक्यूल बन रहे थे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो मॉलिक्यूल्स बने हैं, ये हेल्प करते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन को बनाने में। किसे बनाने में? सेल मेम्ब्रेन को। इसी प्रोसेस को हम मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। इसको आपको याद रखना है। सम अदर प्रोटीन एंड लिपिड्स, और कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स हेल्प करते हैं एंजाइम्स और हॉर्मोन्स की तरह। मतलब वो एक्ट करते हैं जैसे कि वो एंजाइम एक्ट कर रहा हो, या फिर हार्मोन की तरह। एंजाइम क्या है? एंजाइम को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ये क्या करता है? कोई भी केमिकल रिएक्शन है आपकी, तो उसका रेट बढ़ा देते हैं। इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कहो या स्पीड कहो, मतलब जो रिएक्शन की स्पीड है वो तेज़ी से होने लगेगी ऑफ रिएक्शन। जो भी आपके शरीर में कोई रिएक्शन हो रही है, उसकी स्पीड बढ़ा देता है हमारा एंजाइम। और हमारे प्रोटीन्स और कुछ लिपिड्स एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं, और साथ ही साथ हार्मोन की तरह भी। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स की, जिसे हम गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी अपैरेटस भी बोलते हैं। तो फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी उस साइंटिस्ट का नाम है जिसने इसे सबसे पहले डिस्कवर करा था। अब इसके नाम में गोल्जी था, इस वजह से इसका नाम रख दिया गया है गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपैरेटस। अब इसका काम क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल। ये क्या है? वेसिकल्स की टाइप में होता है और मेम्ब्रेन बाउंड होता है, यानी इसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है जो क्या काम करती है? आपस में पैरेलल लगी होती है, आपस में पैरेलल लगी होती है। और साथ ही इसका स्ट्रक्चर अंदर को कर्व होता है, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? कुछ स्टैक्स होते हैं इसमें, जिसे हम बोलते हैं सिस्टन्स। सिस्टन्स क्या है? कुछ कर्व लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, तो हम उसे सिस्टन्स बोलते हैं। अभी इसका स्ट्रक्चर हम आगे देखेंगे। दीज मेम्ब्रेन्स हैव कनेक्शन विद मेम्ब्रेन्स ऑफ ईआर। इन मेम्ब्रेन का कनेक्शन किन से रहता है? ईआर की जो मेम्ब्रेन होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जो हमने पहले पढ़ा, उसकी मेम्ब्रेन से कनेक्शन रहता है। उसके ऊपर होते हैं राइबोसोम। अगर मैं ईआर की बात करूं, जो हमारा आर ई आर था, रफ ईआर, उसके ऊपर हमारे पास क्या थे? राइबोसोम। और राइबोसोम पे हमने जब बात करी थी, हमने बताया था यहाँ पे क्या बनता है? हमारा खाना बनता है, फूड बनता है, जो कि क्या है? प्रोटीन बनता है। अब प्रोटीन जब बनता है, प्रोटीन आता है उसकी मेम्ब्रेन से पास होकर गोल्जी कॉम्प्लेक्स की मेम्ब्रेन के पास। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की मेम्ब्रेन के पास कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बनता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसके मेम्ब्रेन के पास आएगा, और यहाँ पे फिर क्या होगा? पैकिंग होगा, फूड क्या होगा? पैक होगा, और उसके बाद वो सेल से ट्रांसफर होगा बाहर।
ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। These membranes have connection with ER and therefore constitute a complex cellular membrane system. तो हम इसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। तो ईआर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी कॉम्प्लेक्स की मेम्ब्रेन के साथ अपना कनेक्शन बनाता है, उसी को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम। अब फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स के क्या फंक्शन है? इस फंक्शन इंक्लूड स्टोरेज, क्या क्या फंक्शन है? स्टोरेज है, मॉडिफिकेशन है और पैकेजिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट इन वेसिकल। वेसिकल क्या होता है? अगर मैं कहीं पे भी वर्ड आपको वेसिकल सुनाई दे, इसका मतलब कुछ नहीं है, बस छोटे से एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर तुम्हारा कंटेंट भरा पड़ा है। अब कंटेंट भरा पड़ा है, उसमें क्या कंटेंट है? स्टोरेज है, मॉडिफिकेशन है, किसका? पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या बन रहे थे? ईआर के जो प्रोडक्ट हैं उन्हीं के ये वेसिकल्स बना के दे देगा। ईआर से हमें प्रोटीन्स भी मिल रहा था, लिपिड्स भी मिल रहा था। लिपिड्स क्या है? फैट के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। और ये सब हमारे काम आते हैं सेल मेम्ब्रेन को बनाने में। सेल मेम्ब्रेन को बनाने में ये सब काम आते हैं और साथ ही हमारी बॉडी के लिए एनर्जी बनाने में भी काम आते हैं। इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। अब क्या कह रहा है ये? इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम की फॉर्मेशन करता है। लाइसोसोम क्या है? एक दूसरा सेल ऑर्गेनेल है जिसे हम कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। अब इसे ऐसा क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम आगे लाइसोसोम्स के बारे में अभी पढ़ेंगे। अब आप इसका स्ट्रक्चर देखिए गोल्जी बॉडी का कैसा होता है। ऐसे इसमें कर्व लगे होते हैं, तो इन्हीं को हम सिस्टर्ने या फिर सिस्टन्स बोलते हैं। ये जो कर्व है, यहाँ पे 2D स्ट्रक्चर है, यहाँ 3D स्ट्रक्चर है, आप खुद कंपैरिजन करके देख सकते हैं। और जो इस पे लेबलिंग है या आपके लिए वर्क है कि आप इनको और मोर डिटेल में सर्च करें, वरना आपको क्लास 11th में आपको दोबारा से ये सब चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। नाउ आया लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम्स की बात कर लेते हैं। लाइसोसोम्स क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या है ये? एक सैक है, मतलब एक तरीके से ये छोटा सा ऑर्गेनेल है जो इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन है और साथ ही जो इसके अंदर है, इसके अंदर कौन से एंजाइम्स हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम। कौन से एंजाइम है इसके अंदर? डाइजेस्टिव एंजाइम। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय आर ई आर। और ये एंजाइम्स कौन बनाता है? आर ई आर बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस हेल्प टू कीप द सेल क्लीन। ये सेल को क्लीन रखने में, कोई भी अगर अनडाइजेस्टेड मटेरियल आ गया जो सेल डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो सेल क्या होगा? बोन हो जाएगा उससे। सेल ऑर्गेनेल लाइसोसोम्स जो है बोन, मतलब उसे चेतावनी दी जाएगी कि हाँ कुछ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल हमारे सेल में आया है, तो वो अपनी सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। जो लाइसोसोम्स है, जो डैमेज सेल आ गई, मतलब अनडाइजेस्टेड जिसमें फूड आया, उसको ख़त्म कर देगा। जैसे मानो आपके पास 2 सेल है और ये अनडाइजेस्टेड फूड आ रहा है, ये इस सेल में गया, इस सेल के अंदर जो लाइसोसोम्स है वो इसे एंजाइम्स रिलीज करेगा और वो इसी को डाइजेस्ट कर जाएंगे, इसी को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द सेल गेट्स डैमेज, सेलुलर मेटाबॉलिज्म के दौरान ज़्यादातर सेल डैमेज हो जाती है, तो लाइसोसोम्स क्या करता है? फर्स्ट हो जाता है, मतलब फूट जाता है और अपने अंदर से डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करता है। और वो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करते हैं? अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं। इसी कारण से हम लाइसोसोम्स को क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्वेश्चन आता है पेपर में कि हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, तो आपको यही रीज़न लिखना है। ओके, चलो लाइसोसोम्स का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसा दिखता है। कुछ ऐसा, यहाँ ये मेम्ब्रेन है, ये इसके अंदर एंजाइम्स है और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। प्रोटीन चैनल्स होते हैं जो भी अंदर और बाहर का मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं। आगे आया अब माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही अलग है। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों अलग है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपनी ही खुद की डबल मेम्ब्रेन होती है। डबल मेम्ब्रेन होती है, साथ ही साथ इसके पास खुद का अपना डीएनए होता है। कौन? डीएनए। इसके पास खुद ही डीएनए होता है। ये पूछा जाता है एमसीक्यू में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कभी कभार पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जिसके पास अपना खुद का डीएनए है, खुद का जेनेटिक मटेरियल है और खुद डबल मेम्ब्रेन होता है। तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नाम आता है और दूसरा सेल ऑर्गेनल आता है प्लास्टिड। प्लास्टिड भी एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसके पास अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन, और साथ ही साथ अपना जेनेटिक मटेरियल यानी खुद का डीएनए होता है। वो सेल वाला डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर है वो यूज़ नहीं करता, इसका अपना अलग जेनेटिक मटेरियल, अलग डीएनए होता है, प्लास्टिड का भी और माइटोकॉन्ड्रिया का भी। प्लास्टिड के बारे में हम आगे बात करेंगे, चलो पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देख लेते हैं। तो इट इज़ नोन फ्रॉम द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेल के जो सेल सारे काम कर रहा है उसके लिए एनर्जी बनाने का काम कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज़ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेन, इसके पास डबल मेम्ब्रेन है
एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटी, अलग अलग केमिकल एक्टिविटी के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। लाइफ के प्रोसेस के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, जो कि किससे मिलेगी, हमें माइटोकॉन्ड्रिया से मिलेगी। किस फॉर्म में मिलेगी, एटीपी की फॉर्म में। एटीपी क्या है, एक बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल है जिसका नाम है पूरा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसमें 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल हैं, इसे हम कहते हैं ट्राइफॉस्फेट, और फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि क्या है, एक तरीके से हम इसे कह सकते हैं ये हमारी करेंसी है सेल की। क्या है, करेंसी ऑफ दी सेल। सेल की करेंसी हम कहते हैं इसे। क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे हम करेंसी इंडिया रुपीज़ में इंडिया की करेंसी क्या है, रुपीज़। हम जब भी लेन देन करते हैं तो उस करेंसी का यूज़ करते हैं। और सेल के अंदर जब भी एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है तो वो हमेशा एटीपी की फॉर्म में होता है, इस वजह से उसे हम कहते हैं करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी इज नोन फ्रॉम द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ये लिखा। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनिल। माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रेंज ऑर्गेनिल है, क्यों, जो रीज़न मैंने अभी बताया। इनके पास खुद का डीएनए होता है, खुद के राइबोसोम्स होते हैं, यानी खुद का खाना खुद ही के अंदर बनता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या है, एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन। अपने प्रोटीन वो खुद बना सकता है। जब इसके पास अपने राइबोसोम है तो अपना प्रोटीन वो खुद बना सकता है। सेल का प्रोटीन यूज़ ना करके ही अपना प्रोटीन यूज़ करता है। ओके, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी ऑर्गेनिल से। अब आप ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखिए। इसमें क्या है, ये इंटरनल फोर्स है। डबल लेयर मेम्ब्रेन की बात करी, आउटर मेम्ब्रेन तो ऐसी ही है जैसे होती है, लेकिन अगर इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो इनर मेम्ब्रेन में हमारे फोल्ड्स होते हैं। ये अंदर की तरफ फोल्ड होती है कहीं ना कहीं से, और उसी चीज़ को हम कहते हैं क्रिस्टे। जहाँ पे ये फोल्ड है उस पॉइंट को हम कहते हैं क्रिस्टे। और फिर इसके अंदर होता है मैट्रिक्स, जो कि क्या है, लिक्विड है, जिसके अंदर राइबोसोम वगैरह फ्लोट कर रहे हैं। अब आया प्लास्टिड। प्लास्टिड भी एक ऐसा ऑर्गेनल है जिसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल यानी अपना ही ऑन डीएनए है, और साथ ही साथ ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही। ठीक है, लेकिन प्लास्टिड के बारे में एक खास बात जाननी जरूरी है। जो प्लास्टिड है वो खाली प्लांट सेल में होता है। प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली प्लांट सेल। अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं तो हमें एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं मिलेगा, हमें खाली प्लांट सेल में प्लास्टिड दिखता है। दे आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक के कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये कलर प्लास्टिड होता है, अलग अलग कलर के प्लास्टिड इसमें मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या है, एक ऐसा क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड है जो कि हमें ग्रीन कलर देता है। कैसा कलर देता है, ग्रीन कलर। और यही हमारा ग्रीन कलर का पिगमेंट जो होता है क्लोरोफिल को कंटेन करता है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और ल्यूकोप्लास्ट क्या है, ये कलरलेस प्लास्टिड है, या फिर इसका कलर हमें वाइट दिखता है माइक्रोस्कोप में, इसलिए हम इसे कलरलेस कलरलेस प्लास्टिड कहते हैं। और इधर जो वर्ड आ रहा है ल्यूको, ल्यूको का मतलब ही होता है वाइट कलर। ल्यूको का मतलब ही होता है वाइट कलर, इसलिए हमने इसे नाम दिया है ल्यूकोप्लास्ट। और यहाँ वर्ड आ रहा है क्लोरो, इसका मतलब होता है ग्रीन, इस वजह से इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। और अगर क्लोरोफिल की बात करें, ये एक ऐसा पिगमेंट है जो ग्रीन कलर देता है, इस वजह से इसके वर्ड में भी क्लोरो आ रहा है। ओके, और क्लोरोप्लास्ट जो प्लास्टिड है कौन कंटेन करता है, प्लांट की सेल। और प्लांट में 2 सेल होती है, गार्ड सेल। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आपको याद होगा जरूर। स्टोमेटा का काम क्या होता है, अगर मैं पूछूं स्टोमेटा का काम क्या होता है, तो सिंपल, हमने पहले ही पढ़ा है। स्टोमेटा का काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो प्लांट ऑक्सीजन छोड़ता है और CO2 को लेता है, इसी के द्वारा होता है। किसके द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा। और स्टोमेटा में हमारे पास 2 गार्ड सेल होती हैं। ये 2 गार्ड सेल होती है किडनी शेप की, ये लेबल हो रही है ये वाली और ये वाली, ये सेल और ये सेल। ये 2 किडनी शेप सेल है, गार्ड सेल, और इसके अंदर है स्टोमेटल पोर। यहीं से आपका गैस का, ये स्टोमेटल पोर है, और यहीं से गैस का एक्सचेंज हो रहा होता है। अब इन गार्ड सेल में ही हमारे पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। ये रहा हमारा क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल, जिसकी वजह से लीफ का कलर कैसा होता है, ग्रीन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरोप्लास्ट के बारे में आगे भी बता रहा है। क्लोरोप्लास्ट आल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट जो है कलर्ड प्लास्टिड है, तो येलो और ऑरेंज कलर के पिगमेंट भी ये कंटेन करता है क्लोरोफिल के अलावा। ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरली ऑर्गेनिल, और ल्यूकोप्लास्ट एक प्राइमरली ऑर्गेनिल है इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल्स और प्रोटीन ग्रैन्यूल्स आर स्टोर्ड। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो स्टार्च है, जो प्लांट का खाना है, प्लांट का खाना होता है स्टार्च की फॉर्म में, ऑयल्स की फॉर्म में और प्रोटीन की फॉर्म में, वो स्टोर्ड होता है कहाँ पे, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन द मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। अब क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहा है ये,
क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहा है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जो है बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होता है किसके, माइटोकॉन्ड्रिया के। दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। और अंदर इसके पास भी दूसरी मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, लेकिन इसके पास इनर मेम्ब्रेन में फॉल्ट नहीं है, बल्कि स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा क्या है, इसके अंदर का लिक्विड है। और उसके बाद इसके पास अलग मेम्ब्रेन्स होती है अंदर, थाइलाकॉइड। और इन थाइलाकॉइड के अंदर जो होती है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और साथ ही यहाँ पे जो लाइट एनर्जी है आपकी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। इसके बारे में डिटेल में आप फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। वैक्यूल। वैक्यूल आपका लास्ट ऑर्गेनेल है, लास्ट सेल ऑर्गेनेल बचता है वैक्यूल। अब वैक्यूल क्या है, वैक्यूल आर स्टोरेज सैक। क्या है, एक तरीके से थैला है जिसमें आपका स्टोरेज होती है, मतलब स्टोर करने के लिए होता है। क्या क्या स्टोर करता है, सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। जो भी आपका खाना होगा प्लांट का, प्लांट सेल का या किसी भी सेल का जो खाना वगैरह होगा वो वैक्यूल में स्टोर हो जाता है। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल। वैक्यूल्स का साइज एनिमल सेल में छोटा होता है, लेकिन प्लांट सेल में बड़े वैक्यूल का साइज देखा जाता है। द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट में ऑक्यूपाई। किसी किसी प्लांट में जो वैक्यूल का साइज होता है 50 से 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। जो पूरी सेल की वॉल्यूम है उसमें 50 से 90% वैक्यूल ही घेर लेता है, बाकी पार्ट्स अलग सेल ऑर्गेनेल घेरते हैं। मैनी सब्सटेंसेस ऑफ इम्पोर्टेंस इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन द वैक्यूल। बहुत से ऐसे सब्सटेंस जो इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, जैसे कि हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के लिए, प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, फैट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं को हम हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ के लिए, ठीक है। इन्हीं न्यूट्रिएंट को स्टोर करना किसके काम में है, वैक्यूल्स के काम में। दीज इंक्लूड, देखो क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं, एमिनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड एंड सम प्रोटीन्स। ओके। इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। अमीबा क्या है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। द फूड वैक्यूल कंटेन्स द फूड आइटम दैट द अमीबा हैज कंज्यूम्ड। उसके पास फूड वैक्यूल बनता है जो कि क्या कंटेन करता है, फूड आइटम को जो अमीबा खा लेता है। चलो अब थोड़ा सा अमीबा का नाम आया तो अमीबा के बारे में डिस्कस करते हैं। अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके पास इरेगुलर शेप होती है। अब इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इरेगुलर शेप है तो कैसा भी होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है और बाकी थोड़े बहुत सेल ऑर्गेनेल होते हैं। और इसके पास अगर फूड पार्टिकल आएगा तो ये अपने स्यूडोपोडिया निकालता है। स्यूडोपोडिया क्या है, अगर मैं स्यूडोपोडिया की बात करूँ, इसमें पी साइलेंट होता है, ठीक है, पी साइलेंट होता है, ऐसे शुरू होता है स्यूडोपोडिया। अब इसमें दो वर्ड कंटेन हो रहा है, स्यूडो, स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। क्या मतलब होता है, फॉल्स। और पोडिया का मतलब होता है पैर, हमारे फीट। क्या मतलब होता है, फीट, फॉल्स फीट। ये इसके झूठे पैर होते हैं जो ये निकालता है और फूड पार्टिकल को कंटेन कर लेता है और एक वैक्यूल बनाता है जिसे हम कहते हैं फूड वैक्यूल। इसमें इसका खाना आता है और इसी के अंदर खाना डाइजेस्ट होता है। ओके, तो ये बात रही अमीबा की। इसी के साथ हमारा सेल चैप्टर पूरा आज कंप्लीट होता है। ओके।